न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अमरावती में घटिया भवन बनाए गए। कुछ महीने पहले अमरावती नगरपालिका क्षेत्र में एक जर्जर इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नगर निगम में शहर में जर्जर इमारतों को गिराने का जिम्मा उठाया। हालांकि अमरावती शहर के पल्याशा चौक के खापरडेवाड़ा में इमारत के साथ साथ 3 और इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया है और इमारत को गिराने का आदेश दे दिया है। लेकिन यह इमारत पिछले 1 महीने से खड़ी है। अब नगर आयुक्त प्रवीण अष्टिकर ने कहा है कि मानसून से पहले इन भवनों को गिरा दिया जाएगा। कहा गया था कि मानसून से पहले किए गए काम में इन इमारतों को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर इमारत गिरती है और उससे पहले जनहानि होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शहरों में भवन इसलिए नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। जो शिकस्ती इमारतीच्या बाबतीमध्ये शासन परिपत्रक आहे आणि माननीय न्यायालयाचे आदेश आहेत, तसेच महानगरपालिका कायद्यामधील तरतुदी आहेत। यानुसार त्या इमारतींची विभागणी करण्यात आलेली आहे। ज्या अति धोकादायक इमारती आहेत त्यांना पाडण्याची कार्यवाही किंवा त्याच्या बाबतीमध्ये त्या मनुष्यविरहित करून घेण्याची कार्यवाही, त्याला जो काही पॉवर सप्लाय असतो तो पॉवर सप्लाय कट करण्याची कार्यवाही, ह्या विविध प्रत्येक 5 झोनमध्ये त्यांच्या उप अभियंता जे डेसिग्नेटेड ऑफिसर आहेत त्यांच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। त्याचबरोबर C2 आणि ज्या इतर इमारती आहेत ज्यांना किरकोळ दुरुस्ती किंवा काही मेजर दुरुस्ती आहे, ह्याही त्यांना नोटिसा देऊन त्या दुरुस्ती करून घेण्याची कारवाईसुद्धा महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू आहे, जेणेकरून जी घटना घडलेली आहे त्याची पुनरावृत्ती शहरामध्ये होऊ नये आणि कुठलीही जीवितहानी किंवा वित्तहानी होऊ नये या दृष्टीने महानगरपालिका पूर्ण कार्यरत आहे आणि त्या दृष्टीने महानगरपालिकेच्या मार्फत काळजी घेऊन ती कारवाईसुद्धा करण्यात येत आहे। साधारणतः कधीपर्यंत ही कारवाई होण्याची शक्यता आहे? ही कारवाई निरंतर असते। तथापि ज्या अतिशिकस्त अति धोकादायक आहेत, आपण ज्यांना म्हणतो, ज्या C1 कॅटेगरीमधल्या इमारती असतात, ह्या इमारती आपण पावसाळ्याच्या पूर्वी त्या इमारती निर्मनुष्य करून घेण्याची कारवाई आणि त्या जर अति धोकादायक म्हणजे स्ट्रक्चरली सुद्धा त्या डिस्टर्ब असते तर त्या पाडून घेण्याची कारवाई सुद्धा महानगरपालिकेमार्फत आपण पावसाळ्यापूर्वी करून घेतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। रेत बेचने का पहला प्रयोग राज्य सरकार कर रही है। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल किसान बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 600 रुपए में बालू उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा पहला प्रयोग है। काम के लिए बालू के लिए निर्माण अनुमति की जरूरत होती है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने टिप्पणी की, यह पहला प्रयोग है कि बालू को घर घर पहुंचाया जाएगा और धीरे धीरे इसमें सुधार होगा और बालू की कालाबाजारी बंद हो जाएगी। रेत तस्करी से अपराध बढ़े हैं और अवैध धंधे बढ़े हैं। किसानों के लिए खेत गिनने में पूरा दिन लग जाता है। अब 1 घंटे में नई मशीन से होगी गिनती। नई तकनीक आ गई है। 1600 रोलर हमने ले लिए हैं। पहले पूरे 2 दिन लग जाते थे, अब इन सब का हिसाब लगाने में 1 घंटा लग जाता है। जिस दर से मतगणना हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, उस दर पर हम कुछ निजी कंपनियों को भी रोजगार दे रहे हैं। यह गणना कि अब ऐसा नहीं होगा। कई परिवारों को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप सरकार को दावे हुए हैं और ये दावे इस नई डिवाइस सामग्री के कारण नहीं होंगे। पहिलाच प्रयोग आम्ही करतो। 1 मे पासून आता सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षांची समिती गठीत करण्यात। पण वाळूचे आता जे डेपो कुठं घ्यायचे जागा निश्चित केल्या, कुठं वाळू काढायच्या आणि ते डेपो लावून त्याला जिओ फेन्सिंग वगैरे सगळं करतो आपण आणि 600 रुपये एच डेपोत मला वाळू मिळणार का? जरी कोणी माग वगैरे बाहेर प्रयत्न केला तर लोकांना 600 रुपयाची वाळू सरकार देते। 2000-5000 रुपयाची काळी बाजार वाळू कोण घेणार? आणि आता तुम्हाला वाळू उपलब्ध करताना तुम्हाला ज्या कामासाठी वाळू पाहिजे त्याचं तुम्हाला बांधकामासाठी पाहिजे, बांधकाम परवानगी लागेल। म्हणून हा जो आणि प्लस आता वाळू तुम्हाला घरपोच करण्याचं काम आम्ही करतो, कारण खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देत नाही। मला वाटतं हा पहिला प्रोग्राम मी सुरू केलेला आहे। आता काय हळूहळू जशा
प्रश्न समोर येतील ते सोडू आपण. पण मला वाटतं हा वाळूचा जो वाळू माफ्याचा आजच्या संपूर्ण राज्यभर जो आपण पाहायला मिळाला, 7-8 हजार रुपये वाळू विकायची, त्याच्यातून गुन्हेगारी वाढली, तरुण मुलं त्याच्यामध्ये व्यसनाधीन झाली, कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं चित्र होतं. हे चित्र खेळाचं बदललं पाहिजे. आपलं दायित्व काय? म्हणून मला वाटतं एक सामाजिक दायित्व म्हणून आपण ही भूमिका स्वीकारली आणि आता तो निर्णय आपण पूर्णतेला 1 मे पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करतो. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। बॉम्बे पुलिस ने 125 अनधिकृत पान टपरियों पर कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती, संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण चौधरी के मार्गदर्शन में 25 अप्रैल को थाने के तहत नारकोटिक्स अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत एनडीपीएस अपराध में कुल 440 अभियुक्तों की जांच की गई, जिनमें से 63 अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही नशीले पदार्थ रखने के मामले में कुल 27 मामले दर्ज किए गए। इनमें एमडी रखने के संबंध में 4, कोडीन रखने के संबंध में 22 एवं 1 प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त अपराध के तहत 9409 ग्राम गांजा, 30 ग्राम चरस, 19 ग्राम एमडी व 5 बोतल कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया। इसी तरह 764 सिगरेट व अन्य तंबाकू के पैकेट जब्त किए गए। मुंबई नगर निगम की मदद से कुल 125 अनधिकृत पान टपरियों को बेदखल किया गया। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।